हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमने स्टार्ट किया था हमारे लास्ट सेशन से। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन मोर क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फॉर द सेम टॉपिक दैट वाज योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बिकॉज वी विल कीप दिस सीरीज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, तो हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आप एलिमिनेशन प्रॉपरली कर सकते हो, कैसे आप डिसीजन बनाओगे कि यार ये ऑप्शन सही है ये ऑप्शन नहीं है, वो सब चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टुडे आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट हम लोग जो है 21 जून को वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार। ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार का मतलब क्या है कि भैया आपको यू विल गेट प्रॉपर डीप इनसाइट्स ऑफ द 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपसे जो है वो पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली इन योर आरएस एग्जामिनेशंस। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पीवाईक्यूज के ऊपर डिस्कशन होगा एक्सटेंसिवली। थर्ड थिंग, आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी। फोर्थ थिंग, everything included in your strategy will be discussed in these particular sessions. ठीक है, so I hope that maximum of you people will turn out for the seminar. We will be having it on 21st of June. You can register by filling the form in the link which is given below, or you can call on the number that is given below. ठीक है, so with that we will start the session, and the first question for the day is, who among the following legal experts served as the official constitutional advisor to the Constituent Assembly during the analysis of international constitutional frameworks? हमारे को पता है दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वी हैव हम लोगों ने उसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर बनाया है, राइट? So while we were studying the constitutions of different countries, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं डिफरेंट कंट्रीज से, बट दैट अडॉप्शन इज डन सीइंग द नीड्स ऑफ इंडिया, राइट? हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किया है, हमने प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट नहीं किया है हमने, प्रियम्बल बनाने के लिए हम इंस्पायर हुए थे फ्रॉम यूएसए, राइट? हम लोगों ने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी लिया है। हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स लिए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि इंस्पायर थे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल एडवाइज़र, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट वाज योर सर BN राव। कौन थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र? आपके कौन थे भैया? इट वाज सर BN राव। ठीक है, समझ में आई बात? अब आप बोलोगे दैट बच्चे हमेशा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन नामों के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, यू हैव टू मेक अ टेबल वेयर ऑल दीज पर्सन्स आर मेंशन्ड। ठीक है, और उनके जो बेसिक पोर्टफोलियोज थे इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वो मेंशन्ड है। वंस यू हैव मेड दैट टेबल, यू गो थ्रू इट, फ्रीक्वेंटली रिवाइज इट, एंड यू विल बी गुड टू गो। सारा कन्फ्यूजन एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड बाय दैट टेबल। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से इजीली आप लोग लर्न कर सकते हो और रिकॉल कर सकते हो। ठीक, चलो देन अगर हम और लोगों की बात करें यहाँ पर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। कौन थे ये? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, SN मुखर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, सो ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन। कौन थे ये? ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन। ठीक, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट HVR लेंगर, तो सर जो थे वो कौन थे? ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे ये? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे। ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन पर्टिकुलर थिंग? एक चीज़ तो हमने सॉल्व करी, 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने और देख लिया। ठीक है, हु वॉज ही? ही वॉज योर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ही वॉज whom? ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन एंड ही वॉज द chairperson ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ।
नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। समझ में आया? इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, किसके अंडर? आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसके अंदर, ठीक है। व्हेन द असेंबली met as a constituent body, it was invariably presided over by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के साथ साथ और भी फंक्शंस थे। लेजिस्लेटिव फंक्शन भी था, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन भी था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी वो मिलती थी और लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह भी वो मिलती थी, क्योंकि उस टाइम तक इलेक्शंस नहीं हुए थे हमारे यहाँ पर, राइट। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट when the assembly met as a constituent body, it was invariably presided over by Dr. Rajendra Prasad. So this statement is absolutely correct, ठीक है। This statement is absolutely correct. समझ में आ गया? Now we will go to and see the second statement. Now when it transacted business as a provincial legislative body, it was chaired by G.V. Mavlankar. Absolutely correct statement. दोनों statements बिल्कुल क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। Then the assembly ceased to perform its legislative duties after November 26, 1949. It is a wrong statement. क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्शंस कब कंक्लूड हुए थे भैया? हमारे इलेक्शंस जो है 1952 के अंदर जो है वो हुए थे कंक्लूड। और जब हमारे यहाँ पर बाई कैमरल पार्लियामेंट बन गई थी, कब? अप्रैल 1952 के अंदर। कब? अप्रैल 1952 के अंदर जब ये बन गई थी, तब जाके असेंबली ने अपने जो है वो फंक्शंस जो है एज असेंबली सीज किए थे। लेजिस्लेटिव फंक्शंस तो थे वो कब सीज किए थे? इन 1952। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सो योर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओनली 1 and 2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्सक्यूज मी। अगला सवाल क्या बोल रहा है? द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म द फाउंडेशनल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली असर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स। नाउ आप सब लोगों को पता है दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उससे इंस्पायर हो गया हमारा प्रियम्बल बना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने बेसिकली क्या दिया था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ये बनी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या रखने वाले हैं, ठीक है। दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। नाउ फर्स्टली आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, ठीक है। व्हाट यू मस्ट नो इज दैट व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है। चलो सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। इट envisioned for sovereignty, power and authority of independent India are derived directly from the people. Obviously this is the correct statement, ठीक है। क्या बोला उसने? दैट सोवरेनिटी, पावर और अथॉरिटी जो है इंडिया की, वो कहाँ से डिराइव हो रही है? इट इज डिराइव फ्रॉम द पीपल, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हमारा प्रियम्बल भी स्टार्ट होता है। सो द अथॉरिटी इज डिराइव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आ गई सारी बात आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। रेजिडुअल पावर्स विद इन द प्रपोज्ड फेडरेशन शैल बी कंप्लीटली वेस्टेड विद इन द यूनियन गवर्नमेंट। रेजिडुअल पावर्स विद इन द प्रपोज्ड फेडरेशन शैल बी कंप्लीटली वेस्टेड विद इन द यूनियन गवर्नमेंट। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को नॉर्मली देखेंगे, ठीक है, जो नॉर्मली देखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या लगेगा हमें? बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा हमें? बिल्कुल सही लगेगा, ठीक। बट दिस इज़ अ ट्रैप स्टेटमेंट।
दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रैप स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या बोला था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने ये बोला था दैट जो भी प्रोविंसेस हैं या ऑटोनॉमस यूनिट्स हैं, ठीक है, दे कैन हैव देयर रेजिडुअल पावर्स. ठीक है, दे कैन हैव देयर रेजिडुअल पावर्स. ठीक है, जो भी रेजिडुअल पावर्स है वो लोग ले सकते हैं, except for the few subjects on which the union must only take decisions. Few subjects that are very critical, okay, and those who are specifically assigned to the union, उसके ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फैसला लेगी. अदरवाइज जो रेजिडुअल पावर्स थी वो किनको दे दी गई थी? प्रोविंसेस को एंड ऑटोनॉमस यूनिट्स को. सो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स टू बी व्हाट? रॉन्ग. ओके, समझ में आ रही है बात? नाउ, adequate safeguards shall be provided for minorities, backward areas and tribal classes. This is something which is correct. This is something which is correct. इस तरीके की जेनरिक स्टेटमेंट्स होती हैं वो यूजुअली करेक्ट होती हैं, राइट? सो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, 1 and 3 ओनली. ठीक, समझ में आ गई बात? चलो, लेट अस मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? हु अमंग द फॉलोइंग assume the chairmanship of crucial fundamental rights subcommittee under the overarching advisory committee of the constituent assembly. मतलब फंडामेंटल राइट सब कमिटी के चेयरमैन कौन थे? इन टोटल जो है वो ये पूछ रहा है. कौन थे भैया हमारे? इट वॉज योर आचार्य JB कृपलानी. बहुत बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, आपने खूब मॉक्स के अंदर ये क्वेश्चंस देखे होंगे. ठीक है, सो योर JB कृपलानी, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी. ठीक, समझ में आई सबको बात? नाउ everyone has understood this one particular thing. so इससे हमें क्या दिख रहा है? एक कि इस पोर्शन से जो एक बहुत मेजर थीम देखने को हमको मिली है वो है कमिटीज़ एंड देयर चेयरमैन्स की. तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई जिनका रोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर, उसका आप एक टेबल बना लो. मेक अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ दैट and that will be easy to remember first thing, and it will be easy to recall. ठीक है, क्योंकि टेबल से क्या एक इम्प्रिंट बन जाएगा आपके दिमाग में. अभी क्या है, सब बिखरा हुआ है. लक्ष्मीकांत उठा के देखोगे, एक फैक्ट इधर है, एक फैक्ट इधर है, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से टेबल में बनाना है सो दैट ईजी टू रिवाइज हो, ईजी टू मेमोराइज हो और ईजी टू रिकॉल हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. While the bulk of the constitution commenced on January 26, 1950, which of the following provisions came into legal force immediately upon adoption on November 26, 1949? As you people know, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे वर मेड लीगल. ओके, दे वर व्हाट? दे वर एनफोर्स्ड. ठीक है, कौन से वो प्रोविजंस थे? और फिर कुछ प्रोविजंस जो है वो कब फोर्स किए गए थे? दे वर एनफोर्स्ड ऑन जनवरी 26, 1950. ठीक है, सो जो प्रोविजंस जो हाथों हाथ पोस्ट कर दिए गए थे, व्हाट वर दे? लेट्स सी. प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, एब्सोल्युटली करेक्ट. सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो हाथों हाथ जो है वो इम्पोज कर दिए गए थे. इम्पोज नहीं बोलूँगी मैं, एनफोर्स कर दिए गए थे. दीज वर्ड्स आर वेरी ट्रिकी, देखने में सेम लगते हैं बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है इनके अंदर. सो दे वर एनफोर्स्ड द सिटीजनशिप के जो सारे राइट्स थे, दे वर एनफोर्स्ड ऑन योर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. ठीक है, देन सेकेंड आपका क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस. सो आपके जो इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस थे, दे वर ऑल्सो इम्पोज्ड नहीं यार, एनफोर्स्ड. दे वर ऑल्सो एनफोर्स्ड. ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या है आपका?
उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका, योर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स 14 एंड 19. सो आपके जो आर्टिकल्स 14 और 19 से रिलेटेड प्रोविजंस थे, दे वर नॉट इम्पोज्ड अर्लियर. ठीक है, वाई दे वर नॉट इम्पोज्ड अर्लियर, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, दे वर ऑल्सो रिलेटिंग टू योर इमरजेंसी. राइट, किससे रिलेट कर रहे थे वो, योर आर्टिकल 394. ठीक है, कुछ ट्रांजिशनल चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी. राइट, बट आपका जो कौन सा ये आर्टिकल है, आपके जो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के थे, दे वर नॉट एनफोर्स्ड ऑन 26 November 1949. They were enforced on January 26, 1950 only. ठीक, just give me a second. ठीक है, सो दीज पर्टिकुलर प्रोविजंस रिलेटिंग टू योर सिटीजनशिप, ट्रांजिशन, कि भैया किस तरीके से जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं वो वापस आएंगे, वो जा रहे हैं, तो वो कैसे सारी चीज़ें होंगी, वो आपके आर्टिकल्स के अंदर मेंशन थे. ठीक है, आपके इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो, ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस दे केम इनटू फोर्स ऑन अडॉप्शन ओनली, वाइल आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे they didn't come into force right after adoption, but जब उसका enforcement हुआ on 26 of January 1950, तब जाके these were commenced. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई. सो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से होंगे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो इट विल बी 1 and 2 only. What will be the correct option over here? Your 1 and 2 only. So I hope that the questions here were clear to you people. So with this we have completed a significant portion of your constitution making. Next we will be going to the preamble. हम लोग बहुत leniently, बहुत line by line चलने वाले हैं. So you do not need to worry about that. ठीक है, so we will in the next class हम लोग जो है preamble से related questions जो है discuss करने वाले हैं definitely. अगर आपके मन में कोई doubts queries है तो comment section में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. First thing. Second thing, if you need to practice more such questions, you can take our pass. ठीक है, RS only offers a pass जिसके अंदर आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में फ्री तो नहीं बोलूँगी मैं, इट इज़ फॉर 399 रुपीज़ ओनली, बट आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा ऑफ टेस्ट. ठीक है, 12 महीने के लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट आप दे सकते हो, जिसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर्स, ऑल द काइंड ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल. And if you people need that access for mains as well, तो it is for 799 rupees only, right? आपको उसके अंदर मेंस के प्रैक्टिस टेस्ट भी इसी तरीके से मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट फॉर द वैलिडिटी ऑफ 12 months. ठीक, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन. We'll meet again in the next session with new questions. And if you want something else to be added in this series, you can, your suggestions are always welcomed by us, right? उसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, हम लोग डेफिनेटली उसके सोल्यूशन के साथ में आते हैं. राइट, सो विद दैट वील एंड द सेशन. आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, डाउट्स क्वेरीज आए तो पूछ लो, प्रिपरेशन में कोई डाउट्स आ रही है तो नीचे काउंसलिंग के लिए आप लोग एक फॉर्म के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, यू कैन फिल दैट, यू कैन रजिस्टर अ काउंसलिंग सेशन विद RS ओनली, राइट, and you can become a part of our institution anytime that you want. Okay, चलिए, so with that we'll end today's session. We'll meet again tomorrow, ठीक है, with a new session, with some new topics, with some new questions. Till then, keep studying hard, keep studying smart. All the very best, and thank you so much.